So there is a database table, ठीक है, with the name of tree. Just remember this thing because it's very much important कि आपका जो भी सवाल है उसके अंदर जो डेटाबेस का पूरा टेबल चलेगा। जैसे आप लोगों ने एक्सेस के ऊपर डेटाबेस जो बनाई थी उसमें आपने उसको कब स्काउट का नाम दिया था, और उसी फाइल को जब आपने एक्सपोर्ट किया या मुझे सेंड किया तो उस फाइल का नाम किया था कब स्काउट ही था। और उसके अलावा जितनी भी आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, अगर आपने नोट किया हो तो उस टेबल के ऊपर जो टेबल नेम था वही नाम आ रहा था जो आपने दिया था। दैट्स वाई दिस नेम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर डेटाबेस क्वेश्चन, सीआई में भी, पेपर्स में भी, और व्हेन यू हैव बिकम अ प्रैक्टिकल डेवलपर तो वहां पर भी ये डेटाबेस टेबल का जो नाम है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शुड बी आइडेंटिफाइबल आइडेंटिफाइबल, और मे बी इट्स मीनिंगफुल और इजी टू रिमेम्बर, कि आपको इसको लिखने में, आइडेंटिफाई करने में और याद करने में आसान रहेगा। दिस इज नंबर वन थिंग कि इसमें हमेशा देखना है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये इन सब में डेटाबेस टेबल का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ होता है, ठीक है, ताकि वो आपको ये बता रहा होता है कि दिस वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। अब इसने यहाँ पे बोला द डेटाबेस टेबल विद द नेम ऑफ ट्री इज यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रीज इन अ पार्क, कि जो ट्री पार्क में है उनका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। ईच ट्री इज गिवन अ यूनिक नंबर एंड इज एग्जाम टू सी इफ इट इज एट रिस्क ऑफ डाइंग और नॉट, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया है कि डेटाबेस है, जिस डेटाबेस का काम किया है वो जो पार्क है, जैसे हमारे यहाँ पार्क होते हैं वो वाला पार्क है, वहां पे भी पार्क बाहर के किसी मुल्क का उसने केस स्टडी ली है ये। उस पार्क के अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रीज लगे हुए हैं और उसने हर एक ट्री को क्या दिया हुआ है, एक यूनिक नंबर दिया हुआ है। उसने हर एक ट्री को क्या दिया हुआ है, यूनिक नंबर दिया हुआ है टू एग्जाम, ताकि वो उसको चेक करता रहे कंटिन्यूअसली कि कोई दरख्त डाइंग पोजीशन में तो नहीं है, कोई दरख्त मरने की हालत में तो नहीं है। ये सुनने में बड़ा सा अजीब सा लगता है कि आपको कैसे पता चलेगा कोई दरख्त बीमार है, कोई बीमार नहीं है। आई विल जस्ट गोइंग टू शेयर वन एग्जांपल ओवर हियर। वन एग्जांपल क्या, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि ये दरख्तों की कहानी में क्या होता है क्या नहीं होता है। आई वॉज वर्किंग इन बीवीएस, एज यू ऑलरेडी नो द बीवीएस स्कूल इज ओल्ड स्कूल एंड हार्किटेज स्कूल, और उसकी भी एक अपनी हिस्ट्री जैसे सनपेट्स की हिस्ट्री है। तो वहां पे भी बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे। तो ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन वहां पे एक दरख्त जो है ना वो थोड़ा सा सही कंडीशन में नहीं था, एंड वी आर नॉट अवेयर कि वो दरख्त बीमार है। तो एट दैट टाइम देयर इज मिसेस कैरमिन पारक, प्रिंसिपल ऑफ बीवीएस पारसी हाई स्कूल। She identified. She identify and tell the administrator guy कि call the tree doctor because this tree is not well. फिर पता ये चला कि वो डस्ट और उन सब चीजों की वजह से वो उसको शायद जो दरख्त में से कोई एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है ना वो लीक होना शुरू हो गया था। तो देन डॉक्टर कम ओवर देयर और उसने जो है वो इंजेक्शन वगैरह लगाई जैसे नॉर्मल इंजेक्शन होती हैं। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे हमने जानवरों की इंजेक्शन सबने देखी है, इंसानों की इंजेक्शन भी देखी है, तो हम लोगों ने वहाँ पे दरख्तों की भी इंजेक्शन देखी कि इट्स एक्सपीरियंस कि और लोग जो है वो उस चीज को बहुत केयर करते हैं। बोलते हैं कि भाई इन सबको एग्जाम, तो ये भी जो डेटाबेस बना हुआ है वो ऐसे ही एक पार्क का है, जिस पार्क के अंदर हर एक दरख्त को एक यूनिक आईडी दी हुई है, जैसे स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स को जीआर नंबर दिया होता है। और उसमें चेक ये करा जा रहा है कि कोई दरख्त किसी ऐसी पोजीशन पे नहीं हो कि वो डाइंग पोजीशन के ऊपर हो या रिस्क हो उसकी डाइंग का, ताकि हम उसको फिर उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। देयर आर ओवर 900 ट्रीज। अब देखो ये एक ऐसा पार्क है जिसके अंदर 900 ट्री हैं। उन 900 ट्रीज की एंट्री हुई हुई है, हर एक ट्री को एक यूनिक आईडी दिया हुआ है और हर एक ट्री का जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है कि उसका हेल्थ कैसी है और कितने साल का है, क्या है और क्या नहीं है। ट्री पार्ट ऑफ दिस डेटाबेस टेबल इज शोन बिलो। अब उसने ये बोला कि भाई जो डेटाबेस हमारे पास बनी हुई है दरख्तों की उसके अंदर ये फील्ड्स हमारे पास हैं। ट्री नंबर है, टाइप है, मैप है, मैप पोजीशन मतलब कि किस एरिया के अंदर वो लोकेट हुआ हुआ है, एज इन ईयर्स कि उस दरख्त की कितने साल की उम्र है। देखो अब इंसानों की उम्र तो हम कैलकुलेट करते हैं, हमने जब पेशेंट्स की बात की डेटाबेस में तो हमने वहां पर उनकी इंसानों की बात की थी कि हम पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं टू आइडेंटिफाई के एज क्या है उसकी। यहाँ तो उस दरख्त की ऑलरेडी एज मौजूद है। रिस्क,
है या नहीं है, वाई एंड नो, यस एंड नो। ठीक है। अब बिफोर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू फ्यू थिंग्स जो हमने विंटर वेकेशन से जाने से पहले डिस्कस की थी। फील्ड टाइप कितनों को याद है? जिनको याद है वो अपने चैट बॉक्स में लिखो सर के मुझे याद है, और जिसको याद नहीं है वो लिख दोगे सर मुझे याद नहीं है, ताकि मैं क्वेश्चन उस हिसाब से करूँ। सर कैन यू रिपीट, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हम लोगों ने विंटर की छुट्टियों से पहले फील्ड टाइप को डिस्कस किया था कि फील्ड टाइप क्या होगी, मतलब किस टाइप का डेटा उस फील्ड के अंदर फीड होगा। तो जिसको याद है वो चैट में लिखे, चैट बॉक्स में यस, और जिसको याद नहीं है वो लिखे नो, ताकि फिर मैं क्वेश्चन उस हिसाब से लेके चलूं या एक्सप्लेन फिर मैं उस हिसाब से करूं। गुड, गुड। शाजिब गुड। हसन गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? तहा गुड। और बाकी सब? जैरेट। बेटा देखो अरब, बाकी सब के लिए भी है, अरब अरब के लिए भी, अरब को मैं सिर्फ पॉइंट कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने जो लास्ट क्लास हुई है ना ये वीक में, ये लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किए। बाकी सारी हमारी क्लासें जितनी भी दिसंबर में हुई है वो सारी की सारी गूगल क्लासरूम में रखी हुई है। अगर किसी ने मिस कर दी है तो वो गूगल क्लासरूम में जाए, जिस दिन उसने मिस किया है वो उस क्लास दिन और डे की क्लास में चला जाए, और वहां पर उस लेक्चर को जो है वो रिव्यू कर ले। ठीक है। और अब मैंने अपलोड इसलिए की है कि हम एक एक टॉपिक को बार बार रिपीट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। वी रिकॉर्डेड एंड व्हाटसोएवर वी डिस्कस इन द क्लास, गो ओवर देयर इन द क्लासरूम एंड रिव्यू द क्लास वेर एवर यू एब्सेंट। सिर्फ ये मंडे और ट्यूसडे की मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि मंडे के दिन हमने पढ़ा नहीं था, और ट्यूसडे की मैं आज अपलोड कर दूंगा आज की क्लास के साथ। ठीक है। सो अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो गो ओवर देयर द गूगल क्लासरूम एंड जस्ट सिट फॉर हाफ एन आवर। मेरे ख्याल से आई थिंक हमारी हाफ एन आवर या 30 मिनट्स की जो है वो रिकॉर्डिंग होती है। आप उसको रिव्यू कर लो एक बार, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो जस्ट राइट मी ऑन टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आई विल हेल्प यू आउट ओवर दिया। हाँ, बट मुझे ये मैसेज नहीं करना है कि सर थोड़ी सी लीनियंसी कर दो, सर थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा वो कर दो। नहीं, हाँ कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, जस्ट राइट मी द मैसेज ओवर दियर कि सर मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि विच क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब से मैं कोई ऐसी वीडियो आपको लिंक करके दे दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है। सो इसका मतलब कि 18-17 लोग हमारे पास ऑनलाइन है, और 17 में से 10-11 को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि व्हाट इज मीन बाय द फील्ड टाइप। तो जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूंगी। जैसे देखो अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट टाइप का डेटा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? TN09। यहाँ पे क्या है? अल्फाबेट्स है। यहाँ पर क्या है? अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स दोनों है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? न्यूमेरिकल है। इधर क्या है? वाई एंड नो। ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से नंबर आता है तो ये इसका मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक है, या करेक्टर आप इसको कह सकते हो। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक आता है आपके पास। अ, उसके बाद आपके पास ये सिर्फ जिसमें नाम लिखना होता है ये सिर्फ करेक्टर कहलाता है, जिसको शॉर्ट में चार कहते हैं। A7 अल्फा न्यूमेरिक अगेन, नंबर्स अगेन, देन वाई और नो, ये होती है कंडीशन बेस्ड, यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स, पास फेल। तो इस टाइप की चीजों को आपके डेटाबेस में कहा जाता है बुलियन। ठीक है। और चार को कहा जाता है स्ट्रिंग। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, आप सूडो कोड के अंदर भी पढ़ा था। स्ट्रिंग क्या होता है कि जब हमें अपना नाम प्रिंट करना है डेटाबेस के अंदर, तो हम उस वेरिएबल को क्या कंसीडर करते हैं? एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वो चीजें थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे बुलियन हम इस्तेमाल करते हैं यस और नो के लिए। कहीं पर भी दो कंडीशन है, यानी कि दो चीजें आपके पास चल रही हैं, तो वो हम दो चीजों को लेकर चलेंगे। यही प्रैक्टिस आपने एक्सेस के अंदर भी बताई थी उसको, कि फील्ड के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी, टेक्स्ट आएगी, न्यूमेरिक आएगी, डेट आएगी, या बुलियन आएगी। तो वो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अब ये बता रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ द फील्ड्स। कितनी फील्ड्स हमारे पास हैं? सिंपल, वन टू, वन टू, थ्री, फोर एंड फाइव। इट्स मीन नंबर ऑफ द फील्ड इज फाइव ओवर हियर। एंड अगर वो हमसे ये पूछता है कि फील्ड की जगह रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव, तो सिंपल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड 11।
ठीक है, अब वो पूछता है कि विच फील्ड विल बी कंसीडर एज अ यूनिक फील्ड। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर हम यूनिक फील्ड क्या लेंगे? कोई भी चैट बॉक्स में जवाब दे दे कि सर इसकी यूनिक फील्ड ये होगी। ट्री नंबर, गुड। और अगर कोई अल्टरनेटिव पूछी जाए, अगर ट्री नंबर के अलावा कुछ पूछा जाए तो? अगर वो बोलता है कि भाई आप सेकंड बताओ, फर्स्ट आपकी हो गई ट्री नंबर, आपका यूनिक होगी, अगर सेकंड आपको बनानी है कोई की फील्ड। मैप हम बता सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हमने जब मैप को प्रूफ रीड किया और रीड आउट किया तो ये पता चला कि सबका अलग अलग है। और दूसरा, मैप के अंदर सबकी पोजीशन भी अलग हो सकती है, एक पोजीशन पे दो दरख्त कभी भी नहीं रख सकते क्योंकि पॉइंट उसका सिंगल ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज ट्री नंबर, एंड द सेकंड प्रेफरेंस इफ दे आस्क, तो सेकंड प्रेफरेंस विल बी मैप पोजीशन। अब हमें यहां पे ये पूछ रहा है कि द ट्री नंबरिंग system use Tn followed by the three digits. The numbering system will not work if there are over 100 tree or sorry, thousands tree. Describe by the aid of an example how could you change tree numbering system to allow over a thousand trees. Existing trees number must not be changed. वो ये कह रहा है कि अभी जो हमारा डेटा नंबर इस्तेमाल हुआ है, ये जो नंबर इस्तेमाल हुआ है, इसमें टी एन के साथ कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 9, 9 एंड 9। तो ये 1000 तक तो जा ही नहीं सकता, ये 1000 तक नहीं जा सकता। तो ये कह रहा है कि आप इसमें ऐसा क्या चेंज करोगे, ठीक है, कि आप इसमें ऐसा क्या चेंज करोगे कि ये 1000 तक चला जाए। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो इट्स वेरी सिंपल कि जहां पे 3 नंबर्स हैं हम इसको क्या कर देंगे? 4 नंबर्स कर देंगे। भाई जब 3 डिजिट हैं तो वो 1000 को नहीं करेगा। जब ये 4 डिजिट हो जाएगा तो 4 डिजिट के बाद क्या होगा? ये ओवर 1000 ट्रीज को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, नहीं करेगा? बताओ बताओ क्या हो गया भाई? कोई करेगा नहीं करेगा? एनीवन? नहीं, वो कह रहा है कि आप शुरू नहीं करोगे। वो कह रहा है शुरू का जो नंबर है, एग्जिस्टिंग जो नंबर है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको कुछ ऐसा करना है जिसपे वो 1000 को एक्सेप्ट कर ले, 1000 से अबव की जितनी वैल्यूज है वो एक्सेप्ट कर ले। अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 999 है, क्योंकि 3 डिजिट है ना। अब वो कह रहा है भाई 1000 तो एक्सेप्ट नहीं है। क्यों एक्सेप्ट नहीं है? क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि टी एन फॉलोड बाय 3 डिजिट्स। द नंबरिंग सिस्टम विल नॉट वर्क इफ देयर आर ओवर 1000 ट्रीज। डिस्क्राइब विद द एड of an example how could change the tree numbering system to allow over thousands tree। अब उसने क्या बोला? एग्जिस्टिंग ट्री नंबर मस्ट नॉट बी चेंज। उसने बोला जो करंट हमारे एग्जिस्टिंग नंबर है, ट्री नंबर, वो चेंज नहीं होने चाहिए। क्या करोगे बताओ जल्दी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और कोई? सॉरी, और कोई? अरब के अलावा कोई बताएगा कि क्या कर सकते हैं हम इसमें? और देखो, इसके अंदर जो है ना, ये आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है।
ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि इसने आपको कंफ्यूज किया हुआ है यहाँ पर। इसने बोला भाई करंट नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं। बट अगर मैं नंबर 4 डिजिट है, इसने बोला इसको चेंज नहीं करना है, और अगर मैं इसको 4 करता हूं तो क्या होगा कि जो नंबर करंट वाले दिए हुए हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है। अभी एक ने कहा था सर इसको हम FN कर देते हैं, किसी एक ने कहा सर इसको हम क्या कर देते हैं, FN कर देते हैं। एक नई वैल्यू जनरेट कर दे के 1000 के बाद क्या हो जाए, F के बाद 4 डिजिट शुरू हो जाए। ठीक है। एक तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, FN कर दो, TT कर दो, TL कर दो, या TN के साथ 4 डिजिट लगा दो। हर किसी के डेटाबेस के अंदर नंबर बढ़ाने का सीक्वेंस आपकी मर्जी के ऊपर है। बट अगर हम इस नंबर्स को टच करते हैं, अगर हम इसको 4 डिजिट करते हैं, तो ये एग्जिस्टिंग नंबर चेंज हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम शुरू पूरा ही टाइटल चेंज कर दें, TTN। ठीक है। हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, बिकॉज द करंट सिस्टम इज लिमिट विथ 3 डिजिट एंड द मैक्सिमम वैल्यू विद द 3 डिजिट इज 999। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, 999 will not accept 4 digit value. So we have to regenerate the tree number with the help of TF or TT and 3 more digit. So then they will accept more than thousands trees. अब देखो इसने यहां जो बात की है ना, यहां इसने 1000 ट्रीज की बात की है। यहां पर इसने बोला भाई 1000 ट्री हो जाएंगे, नंबर की डिस्कशन नहीं की है। अगर ये बोलता, अगर यहां पे ये बोलता है कि नंबर कहां से स्टार्ट हो जाइए, TN 1000 होना चाहिए, अगर ये बोलता है TN 1000 होना चाहिए आपके पास, तो फिर हम इसके ऊपर सोचते कि हमें इसके ऊपर क्या कंफ्यूज करना है और क्या नहीं करना, कि हमें 4 डिजिट लगाने या 5 डिजिट लगाने। इसने बोला मुझे 1000 से ज्यादा ट्री एक्सेप्ट करने हैं। लास्ट टाइम जब मैं बच्चों को ये मैंने दिया था एक सवाल टेस्ट के अंदर, तो उन्होंने यही किया था, उन्होंने कहा दिया TN 1000। तो उससे बच्चे ने, जब मैंने से पूछा कि तुम 1000 क्यों किया, तो उसने बोला कि सर ये तो बोल रहा है ना कि मेरे पास नंबर 1000 होनी चाहिए। इसने बोला नंबर 1000 नहीं होनी चाहिए, इसने बोला मेरे 1000 से ज्यादा ट्री का रिकॉर्ड कैप्चर होना चाहिए। नंबर कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या बात की है, अलाउ फॉर ओवर 1000 ट्री। मतलब बोला 1000 से ज्यादा जो ट्री है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उससे नीचे वाले की बात नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये सवाल आपको लाजमी पढ़ना है, क्योंकि सवाल देखो, अब मैं थोड़े से ना ट्रिकी क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन हमने उससे पहले किए थे, क्या बोलते हैं, विंटर वेकेशन से पहले किए थे, तो हमने उसको अलग तरीके से किया था। अब यहाँ पर वो तरीके अलग हैं। ठीक है। अब हमारे पास आता है यूजिंग द क्वेरी बाय एग्जांपल ग्रिड, राइट अ क्वेरी टू आइडेंटिफाई एट रिस्क ट्री ओवर 100 ईयर्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेरी बाय एग्जांपल है, उसमें क्वेरी क्या करनी है, आइडेंटिफाई एट रिस्क। रिस्क क्या था, डाइंग ऑफ अ ट्री। हमारे पास रिस्क एक ही था, जिसमें क्या था कि ट्री मर रहा है या नहीं मर रहा, उसका रिस्क ही करना है। ओवर 100 ईयर्स ओल्ड, उन ट्री के बारे में बताना है जो 100 साल से ज्यादा है। डिस्प्ले ओनली द टाइप एंड द पोजिशन ऑन द मैप। इसने बोला डिस्प्ले आपको क्या करना है, टाइप करना है और पोजीशन करनी है। अब फील्ड के अंदर क्या आएगा, यहां पे इस फील्ड के अंदर वही फील्ड का नाम आएगा जो फील्ड का नाम यहां लिखा हुआ है। इसको आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर ये ट्री नंबर लिखा हुआ है, T कैपिटल N कैपिटल है, तो आपको यहां पर भी T कैपिटल और N कैपिटल में ही लिखना होगा। बट ये पूरा लिखना होगा, मतलब टी ट्री, उसके बाद नंबर। यहां पे भी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है। बट आप अपने पास पेपर में सॉल्व करने के लिए इसके अंदर टी पूरा का नाम पूरा का पूरा फिल करोगे। पहले क्या हो गया, ट्री नेम हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया मैप पोजीशन। ठीक है। मैं भी यहाँ पे एब्रीवेशन इस्तेमाल कर रहा हूं, बट यू हैव टू यूज द फुल नेम। फुल नेम इज मीन, अगेन आई एम रिपीटिंग, फुल नेम व्हाटसोएवर द थिंग्स रिटन ओवर हियर। आपको ये सारी उसी तरीके से लिखनी है जिस तरीके से लिखी हुई है। ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या है, हमें डिस्प्ले क्या करना था, दोबारा से हमें सवाल को पढ़ना है। यूजिंग द क्वेरी बाय एग्जांपल ग्रिड, राइट अ क्वेरी टू आइडेंटिफाई एट रिस्क ट्री ओवर 100 ईयर्स, जिसके साथ उस ट्री को आपको डिस्प्ले करना है जिसकी
उम्र जो है वो जिंदगी जो है वो मरने के ऊपर हो, और साथ ही साथ क्या हो, 100 साल का हो। इससे देखो बीच के अंदर ना और इस्तेमाल किया है, ना एंड इस्तेमाल किया है, बट इसने यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल किया है वो किया ओवर का। राइट अ क्वेरी टू आइडेंटिफाई। वो देखो बेटा, उसका फर्क नहीं पड़ता आप पहले क्या लिखते हो बाद में क्या लिखते हो, आप सारी फील्ड्स लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना कि सीक्वेंस में लिखो तो ज्यादा अच्छा है, अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं करते तो, बट जितनी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो फील्ड्स आपको लिखनी जरूरी है। मैंने सबसे पहले ये दोनों इसलिए लिखी कि मेरे को सबसे पहले दो ये फील्ड्स मिल गई। अभी मैंने बाकी फील्ड अभी लिखी नहीं है, अभी बाकी फील्ड्स में लिखूंगा। आइडेंटिफाई एट रिस्क, मैंने कहा चलो एट रिस्क वाले की बात करते हैं हम, कि एट रिस्क लिख लेते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे बात कर ली क्या लिखना है, ओवर एज। एज में यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एज इन ईयर। तो आपको ये पूरा लिखना है, एज इन ईयर। हाँ, बेटा वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था ना, वो तो इसको सही कर देंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था कि हमें किस तरीके से पूरे पूरे लिख रहे हैं, इसलिए वो मैंने वहां पर नंबर वाला जो फर्स्ट हेडिंग थी उसको ही कर दिया था। ठीक है। अब देखो अगेन, हमने सारी चीजें लिख ली, रिस्क वाला फैक्टर लिख लिया, ईयर वाला लिख लिया, ठीक है, टाइप का आ गया, और मैप पोजीशन आ गई। अब उसके बाद इसने कुछ सॉर्ट करने का बोला है, नहीं, इसने बोला शो क्या करना है, मतलब शो का मतलब इस पे चेक लगाना है आपको। ठीक है, ये चेक हो गया। अब हमें क्राइटेरिया क्या लिखना है कि ट्री एट रिस्क। ट्री एट रिस्क का मतलब इक्वल टू इन्वर्टिस कोमा वाई। ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, ओवर, मतलब ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100। अब आप लोग पूछोगे कि सर आपने ये दोनों एक ही लाइन में क्यों लिखा, वाई भी और 100 भी। ये दोनों हमने 100 एक ही लाइन पे इसलिए लिखा क्योंकि इसने यहाँ पे बोला है कि एट रिस्क ओवर 100 ईयर्स, मतलब उन दरख्तों के बारे में बात कर रहे हैं हम जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, और वो रिस्क के ऊपर है। ऑप्शन वाला चक्कर नहीं है, अगर ऑप्शन होता इन दोनों के बीच में और लगा हुआ होता तो हम यहाँ पे और में लिखते हैं। क्राइटेरिया का मतलब डेटाबेस में होता है एंड। ठीक है, इट्स मीन बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। तो ये हमारी क्वेरी हो गई। ठीक है, कौन कौन बोलता है कि ये हमने कंप्लीट कर लिया विदाउट एनी मिस्टेक। इसको चेक करो और मुझे बताओ कि क्या हमने सही फिल किया है पूरा। ट्री टाइप हो गया, मैप हो गया, पोजीशन आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करना कि सीक्वेंस में लिखो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने ऊपर नीचे आगे पीछे भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये क्राइटेरिया को आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेंशन करना जरूरी है। हमने सही किया बिल्कुल, या कुछ चीज इसमें गलत है, और कुछ। सालिम, बेटा इसमें क्या मिसिंग है, कुछ बता सकते हो, गलती क्या है। जैरेट, सालिम, सूफियान। सर आपने एक फील्ड नहीं फील्ड में लिखी। लिखी, गुड। सालिम बेटा योर आंसर। हसन, यशल। इसके अंदर हमने फील्ड तो लिखी है सारी, बट टेबल का नाम मेंशन नहीं है। अगर ये टेबल का नाम मेंशन नहीं होगा तो ये हमारा डेटा रीड नहीं होगा, और डेट इसका जो नाम है ट्री, जो उसने कैपिटल लेटर में लिखा था, वो सारा का सारा जो है वो इन सब के अंदर आएगा, इन सब में ये आएगा ट्री। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पहले पे लिख लो और बाकी सब पे नहीं लिखो, आपको सब में लिखना है। शॉर्ट का कॉलम खाली रहेगा, क्यों, क्योंकि उसने आपको बोला नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। अगर वो ये बोलता है कि शो द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एज, तो फिर हम यहाँ पे असेंडिंग लगाते हैं कहां पर, एज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर एज के अंदर, या डिसेंडिंग ऑर्डर जिसके अंदर भी, जिस फील्ड में भी पूछता। अब देखो इसमें एक ये फील्ड खाली रह गई, ये वाला बॉक्स इसमें एम्प्टी है।
बट हमारा काम खत्म हो गया है क्योंकि ये बॉक्स एम्प्टी है। तो आपका ये काम है कि आप दोबारा से अपने सवाल को चेक करोगे कि आपने गलत तो नहीं कर दिया, कोई चीज मिस तो नहीं कर दी। अगेन आप आइडेंटिफाई करना, और अगर आपको जरूरत पड़े तो पेंसिल से मार्क कर लेना क्वेश्चन में जिन फील्ड्स के बारे में बात की गई हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको दोबारा से देखें, हम फील्ड को दोबारा से डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले किस फील्ड की बात की है, रिस्क की बात की है। उसके बाद कौन सी फील्ड है, एज की बात हो गई है। फिर फिर हमारे पास टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, पोजीशन है। अब इस पूरे को मैंने 2 से 3 दफा जब चेक किया तो इन चार के अलावा कोई भी पांचवी फील्ड का जिक्र नहीं किया गया है। तो मुझे एक बात तो यहाँ से शेयर हो गई कि मैंने यहाँ सवाल गलत नहीं किया। सेकंड जो चीज आपके पास है, वो सेकंड ये मार्क्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। हर एक फील्ड हर एक फील्ड 1 मार्क्स की होती है। अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्री यहाँ नहीं लिखा, सिर्फ ट्री इन 3 में लिखा है, तो ये वाला पार्ट पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, बेशक आपने ये दोनों सही लिखे हैं, ये नहीं लिखा है। अगर आपने यहाँ पर ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है और ये नहीं लिखा है, ठीक है, तो भी गलत हो जाएगा। मतलब दो नंबर आपके इसमें डिडक्ट हो गए। अक्सर स्टूडेंट सवाल ये करते हैं टीचर से अपने कि सर हमारे P2 में अच्छे मार्क्स नहीं आते, P1 में तो मार्क्स मिल जाते हैं, P2 में नहीं मिलते। क्योंकि P1 के अंदर आपको मार्क्स इसलिए अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकल होता है, उसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। अब ये क्वेरी है, अगर मैं क्वेरी जनरेट कर रहा हूँ और वो चलेगी ही नहीं, तो उसके मार्क्स क्या मिलेंगे। सूडो कोड है, वो आपने सूडो कोड लिखा है, वो प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा, आपने बेशक 4 पेज का लिख दिया और पहली लाइन में आपने मिस्टेक कर दी। आपने इनपुट की में कोमा लगा दिया, इनपुट कोमा, और उसके बाद वेरिएबल लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने इनपुट ही नहीं लिया आपका डेटा। तो नीचे वाला सारा क्या हुआ, वो जीरो हो गया। यही मिस्टेक होती है पेपर के अंदर, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक देखी गई है पेपर्स के अंदर। स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो दो चीजों में करते हैं। एक, वो टेबल का नाम नहीं लिखते, ये मिसिंग होता है, ठीक है। वो इसको फिल करना भूल जाते हैं। या क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट जो है, क्राइटेरिया वाला, एंड का और में लिख देते हैं, और का एंड में लिख देते हैं। जो मिस्टेक सबसे ज्यादा देखी गई है इस सवाल के अंदर स्पेशली, या तो बच्चे ने टेबल का नाम नहीं लिखा होता। अब देखो, अगर आप चारों में नाम नहीं लिखोगे डेटा टेबल के, तो रिजल्ट क्या हुआ, जीरो। 4 में से कितने मिले, जीरो। अब बच्चा बोलता है सर मैं तो करके आया था सवाल, ये क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उसने ये टेबल का नाम मिस कर दिया। अगर आपने टेबल का नाम लिख भी दिया है, तो अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो इसके अंदर, कि अब यहाँ पर क्या था, एंड था, अब आपने नीचे कर दिया उसको, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक्स है हमारे पास है, छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स हैं, इसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, वरना आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन।